गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में एक टॉपिक है जिसका नाम है पोलराइजेशन वेक्टर। लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हमें चांस नहीं लेना चाहिए। क्या मतलब होता है पोलराइजेशन वेक्टर का, उसे हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम स्लैब है। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक मीडियम स्लैब एंड इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया। अब जैसे इस मीडियम को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, इसके अंदर पोलराइजेशन स्टार्ट होगी, यानी कि नेगेटिव चार्ज इधर आएगा अपोजिट टू द फील्ड एंड पॉजिटिव चार्ज उधर की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि पोलराइजेशन होगा। जिसकी वजह से सपोज करो कि यहां पर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, जनरेट नहीं होगा, शिफ्ट होगा, और यहां पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से चार्जेस जनरेट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। अब मैंने इसको मान लिया क्यू आई और माइनस क्यू आई एंड दिस इज सपोज करो प्लस क्यू आई। इसको मैं अलग कर लेता हूं यहां से, माइनस क्यू आई एंड प्लस क्यू आई, एंड सपोज दैट डिस्टेंस इज एक्स एंड द एरिया ऑफ दिस सरफेस इज सपोज दैट ए। इसी पोर्शन को मैंने यहां पर कॉपी पेस्ट किया है, इस पोर्शन को, एक पर्टिकुलर पोर्शन को। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर? पोलराइजेशन वेक्टर का मतलब होता है द एक्सटेंट टू विच the molecules of a dielectric medium can be polarized in the presence of external electric field. Okay, so this is the definition: the extent to which the molecule of dielectric become polarized by an electric field. कितने ज्यादा एक्सटेंट तक कोई मटेरियल पोलराइज्ड हो रहा है, उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। दिस इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। नाउ देयर इज अनदर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कि हम पोलराइजेशन वेक्टर को निकालेंगे कैसे। तो लुक ऑन द बोर्ड. So the mathematical formula for the polarization vector, it is the dipole moment per unit volume. ये आपको मैथमेटिकली आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब सब देखो यहां पे डायग्राम, दिस चार्ज इज क्यू आई, दिस चार्ज इज क्यू आई, सो एंड डिस्टेंस इज एक्स, सो व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट? क्यू आई इंटू एक्स एंड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। द एरिया इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज एक्स, सो वॉल्यूम इज ए इंटू एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट, so we can write qi by a and we know that कि चार्ज अपॉन एरिया को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो व्हाट इज द पोलराइजेशन, नॉट वेक्टर, पोलराइजेशन, इट इज द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आई कैन से कि पोलराइजेशन क्या है, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, अब अगर इसी को तुम वेक्टर के टर्म में लिखना चाहते हो, इस टर्म को वेक्टर के टर्म में लिखना चाहते हो, तो ऐसे लिख सकते हो सिग्मा आई इज इक्वल टू वेक्टर पी इंटू एन कैप। वेक्टर पी इंटू एन कैप। एन कैप क्या दे देगा? डायरेक्शन, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ मैं वेक्टर लगा नहीं सकता, तो इसे डॉट प्रोडक्ट में हम दिखा के इस तरह से लिख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल फॉर्मूला है पोलराइजेशन वेक्टर का, इट इज द सरफेस इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पोलराइजेशन वेक्टर के तीन कॉन्सेप्ट्स आपके पास आ गए, तीन आ गया। The extent to which the molecules of dielectric becomes polarized by an external field, या dipole moment per unit volume, या it is the induced surface charge density. अब यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, कॉन्सेप्चुअल बात है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के पास अगर आप एक्सटर्नल फील्ड में उसको रखते हो तो उसके पास इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी तो होगी, लेकिन इंड्यूस्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं होगी, यानी कि टोटल वॉल्यूम में जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा जीरो ही रहेगा। तो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी तो हो सकती है, लेकिन इंड्यूस्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं हो सकती है किसके पास? डाइलेक्ट्रिक मीडियम के पास। अब आते हैं हम इसमें एक टर्म और ऐड करने जा रहे हैं, वो हम ध्यान से देखेंगे। नाउ क्लास, द नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। जैसे आपने मैग्नेट वाले चैप्टर में पढ़ा था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वैसे यहां पर एक टर्म है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है इसकी। एक्चुअली इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हमें बताती क्या है? ये हमें ये बताती है कि कोई भी जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो उसके पोलराइजेशन का एक तरह से बिहेवियर बताती है। यानी जिस मटेरियल का इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा पोलराइज्ड हो पाएगा। जिसका काई जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा पोलराइज्ड होगा।
वैक्यूम के लिए के की वैल्यू काई की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि उसमें आयंस ही नहीं है तो पोलराइजेशन होगा ही नहीं। तो यहां पर वैक्यूम के लिए काई की वैल्यू 0 होती है। अब देखो ध्यान से, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कि जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी जितना ज्यादा तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। इसको हटा के हम कांस्टेंट जब लगाते हैं तो वो कांस्टेंट आता है काई ई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, हमें याद रखना चाहिए। और यहां पर आपके लिए ये काई ई बड़ा नया टर्म हो सकता है, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू होता है 1 प्लस काई ई, 1 प्लस काई ई। यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के साथ एक रिश्ता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू 1 प्लस काई ई। अब यहां पर एक टर्म और इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अब इस टर्म का क्या मतलब है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो पोलराइजेशन होती है। तो अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो उनके बीच सेपरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, और हो सकता है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा अप्लाई कर दी कि वो सेपरेशन इतनी ज्यादा हो जाए कि वो परमानेंटली ब्रेक कर जाए, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। तो व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड ऑन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम विदाउट ब्रेक डाउन। I repeat again, it is the maximum value of applied electric field that can be applied on a dielectric medium without breakdown। यानी कितनी मैक्सिमम वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बियर कर सकता है, वो है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसको आप पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट से उन्हें समझाना जरूरी था।